गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला वर्ड है ऑनरस। इसका मतलब होता है कष्टदायक या बर्डनसम को कहा जाएगा ऑनरस। जब किसी के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो होता है ऑनरस। सिनोनिम होंगे इसके हैवी, इनकन्वीनियंट, ऑप्रेसिव। ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी कष्टदायक होता है, जो असुविधाजनक है, ठीक है, ये काफ़ी भारी है, किसी के ऊपर बोझ है, ट्रबलसम है, ऑप्रेसिव, बैक ब्रेकिंग है, ठीक है, पीठ तोड़ने वाला, या काफ़ी थका देने वाला, आर्डुअस है, लेबोरियस है, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, थका देने वाले, या जिसमें काफ़ी परिश्रम लगता है। एफर्टफुल, जो डिफ़िकल्ट है। एक्सीजेंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एक्सीजेंस होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है या आवश्यक होता है। घर की जिम्मेदारी क्या होती है, एक्सीजेंस होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, ईजी, एफर्टलेस, पेनलेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दिस इज़ द मोस्ट ऑनरस टास्क आई हैव एवर अंडरटेकन। ये जो है सबसे कष्टदायक या डिफ़िकल्ट टास्क था जो मैंने आज तक लिया, ठीक है, तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है स्टाइफल। इसका मतलब होता है गला घोंटना या चौक को कहा जाएगा स्टाइफल। जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो वो होता है स्टाइफल। सिनोनिम होंगे इसके सफोकेट, एस्फिजिएट, स्ट्रेंगल, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्ट्रेंगल मीन्स भी क्या होता है, गला घोंटना। एस्फिजिएट, जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया हो। सफोकेट भी सेम सेंस देता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। थ्रोटल होगा, गला घोंट कर किसी को सांस नहीं लेने देना, जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा। गैग होगा, हस अप। गैग मीन्स क्या होता है, जब किसी के मुंह में कपड़ा ठूस कर उसको सांस नहीं लेने दिया जाता। हस अप मतलब क्या होता है, मामले को रफा दफा करना। तो ये एक और सेंस भी देता है, किसी को सप्रेस करना, दबाना या फिर शांत करना, इस टाइप का भी ये सेंस देगा। जैसे सी गिगल्ड, सी स्टाइफल्ड हर गिगल्ड, उसने जो है अपनी जो हंसी है उसको क्या कर दिया, दबा दिया। तो इस टाइप से भी होता है, ठीक है। इसके मफल होगा। मफल में इस भी क्या होगा, जो अवरुद्ध आवाज़ आती है, जब आवाज़ ना आ रही हो, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गला दबा होने के कारण आवाज़ नहीं आती, तो मफल। और एक ऐसी सिनोनिम है मजल। इसका मतलब भी क्या होता है, जब किसी के मुंह पर पट्टी लगा दिया जाए या उसको बंद कर दिया जाए उसका मुंह, ठीक है, या गवर्नमेंट के द्वारा किसी को सप्रेस करके उसका मुंह बंद कर दिया जाए, ये होता है मजल। तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, ब्रीथ, इंस्पायर, रिवाइव, इनहेल, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दोज इन द स्ट्रीट्स वर स्टाइफल्ड बाय द फ्यूम्स। सड़कों पर रहने वालों का धुएं से दम घुट गया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कोलोकियल। इसका मतलब होता है बोलचाल की जो शैली होती है, इनफॉर्मल टॉक होती है, उससे कहा जाएगा कोलोकियल। सिनोनिम होंगे इसके कन्वर्सेशनल, एवरीडे, वर्नाकुलर, ये इसके सिनोनिम होंगे। वर्नाकुलर भी क्या होता है, आम जो बोलचाल होती है, ठीक है, जो देसी भाषा होती है, उससे कहा जाएगा वर्नाकुलर। डायलेक्ट, ये भी इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब भी क्या होता है, आम भाषा या जो नेशन वाइज जो लैंग्वेज चल रही हो, ठीक है, उससे कहा जाएगा डायलेक्ट। कन्फेबुलेटरी होगा, ये भी आम बोलचाल को कहा जाएगा। स्लैंगी, ये जो जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जिससे आप पब्लिकली नहीं बोल सकते, ठीक है, जिसमें गाली गलौज इस टाइप का भी चलता है, ये होता है स्लैंगी वर्ड। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो लिटरेरी है, फॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज कोलोकियल टैलेंट्स वर इंडीड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। उनकी बोलचाल की प्रतिभा सचमुच सर्वोच्च कोटि की थी, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है वेगाबोंड। इसका मतलब होता है घुमक्कड़ या आवारा। वेंडरर को कहा जाएगा वेगाबोंड, जो एक स्थान पर ना रहे, या फिर खानाबदोश को भी कहा जाता है वेगाबोंड, जो क्या करते हैं, बस ट्रेवल करते ही जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, या फिर जिनको घूमने की आदत है, आवारा टाइप के घूमते रहते हैं, ये भी होता है वेगाबोंड। सिनोनिम क्या होंगे इसके, जो नोमैड है, रैम्बलर है, इटिनरेंट हैं, ये इसके सिनोनिम होंगे। नोमैड क्या होता है, खानाबदोशों को कहा जाता है। आपने रोड पे देखे होंगे कई बार खानाबदोश एक जगह से दूसरी जगह वो अपना टेंट बदलते रहते हैं, तो ये होता है नोमैड। रैम्बलर, इटिनरेंट, ये भी क्या होता है, जो घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है, घुमक्कड़ों को कहा जाता है। पेरीपेटेटिक, ये भी इसका एक अच्छा सिनोनिम है, इसका मतलब ही घुमक्कड़ होता है। फुट लूज,
जो हर कहीं घूमने निकल जाता है, रोविंग, ये भी इसका एक सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होगा इसका फिक्स्ड, परमानेंट, सेटल्ड, अनमूविंग, इनहैबिटिंग, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनहैबिटिंग जिसके पास अपना घर है, निवास स्थान को कहा जाता है इनहैबिटिंग। एग्जाम्पल होगा इसका ही लीड्स अ वेगाबॉन्ड लाइफ, वह जो है एक आवारा जिंदगी जीता है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है रिड्रेस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का निवारण या कंपेंसेशन जो आपको मिलती है, कोई छूट मिलती है आपको, या पेमेंट मिलती है, रीपेमेंट, सेपरेशन, ठीक है, या आप किसी चीज़ से छुटकारा पा लो, ये होता है रिड्रेस। सिनोनिम क्या होंगे इसके? रिफॉर्म, रेगुलेट, पुट राइट, ये इसके सिनोनिम होंगे। पुट राइट ठीक करना, रेगुलेट नियंत्रण करना, ठीक है, या फिर आप किसी को रीपेमेंट कर रहे हो, ये भी एक सेंस देगा। या फिर रिपेरेशन होगा, रिम्यूनरेशन होगा, क्षतिपूर्ति, या फिर निवारण को कहा जाता है, या हर्जाने को कहा जाता है रिम्यूनरेशन। रीइंबर्समेंट होगा, भरपाई को कहा जाता है रीइंबर्समेंट। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? वर्सन, डैमेज, रॉन्गनेस, डिफाइल। डिफाइल किसी को खराब करना, या फिर किसी की इमेज हो उसको कलंकित करना, ये होता है डिफाइल। एग्जाम्पल होगा इसका किंग आर्थर ट्राइड टू रिड्रेस रॉन्ग्स इन हिज किंगडम, जो किंग आर्थर है उन्होंने कोशिश की अपने किंगडम में जो गलत है उसको ठीक करने की, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है क्विंटीसेंशियल, इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट या टाइपिकल को कहा जाएगा। क्विंटीसेंशियल मतलब जो अपने आप में अकेला है, मतलब जिसके जैसा कोई है नहीं, टाइपिकल है, ठीक है, वो होता है क्विंटीसेंशियल, जो बेस्ट है लेकिन अपने आप में अकेला है, इस टाइप का। प्रोटोटाइपिकल होगा, फंडामेंटल होगा, क्लासिक होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जेम्पलरी होगा, जो एक उदाहरण बना हुआ है, सर्वोत्कृष्ट, इस टाइप का। कंज्यूमेट होगा, जो परम है, उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, ठीक है, तो ये होता है कंज्यूमेट। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो एवरेज है, सब स्टैंडर्ड है, इन्फीरियर है, बेकार क्वालिटी का जो होता है उसे कहा जाएगा इन्फीरियर, या जो तुच्छ है। एग्जाम्पल होगा इसका न्यूयॉर्क इज़ द क्विंटीसेंशियल बिग सिटी, जो न्यूयॉर्क है वो सर्वोत्कृष्ट बड़ी सिटी है, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है प्रिसीजन, इसका मतलब होता है स्पष्टता या क्लैरिटी को कहा जाएगा प्रिसीजन। जब कोई चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट होती है किसी चीज़ में, वो उसकी बात हो या फिर उसका कोई जैसा इमेज में दिख रहा होगा इस टाइप का कोई निशाना है, तो ये होता है प्रिसीजन। सिनोनिम होंगे इसके फिडेलिटी, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, ये इसके सिनोनिम होंगे। फिडेलिटी जिस पर आप यकीन कर सकते हो, ठीक है, जो स्पष्ट आदमी है वो होता है फिडेलिटी। एंटीनिम होगा इसका इम्प्रिसीजन, इनएक्यूरेसी, अप्रोक्सीमेशन, ये इसके एंटीनिम होंगे। अप्रोक्सीमेशन जो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, अप्रोक्सीमेट लगा रहे हो, ठीक है। इनएक्यूरेट है जो अस्पष्ट है, इम्प्रिसीजन जो अस्पष्ट है, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे, ये फिक्स नहीं है जो। एग्जाम्पल होगा इसका योर रिपोर्ट लैक्स प्रिसीजन, जो तुम्हारी रिपोर्ट है उसमें स्पष्टता की कमी है, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है मोबिलाइज, इसका मतलब होता है संगठित करना, या असेंबल को कहा जाएगा मोबिलाइज। जब जो सैनिक होते हैं वो संगठित होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, या कहीं के लिए मूव करते हैं, ठीक है, युद्ध के लिए मोबिलाइज करते हैं, बॉर्डर के लिए मोबिलाइज करते हैं, ये टाइप के सेंस देता है मोबिलाइज। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिप्लॉयड, मार्शल, मस्टर अप, ये इसके सिनोनिम होंगे। मस्टर मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर एनर्जी होती है, तो मस्टर अप इकट्ठा करना, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होना, तो इस टाइप का होगा, या एनर्जाइज होना, ये सेंस देता है मस्टर अप। इम्पेल होगा, किसी को प्रोत्साहित करना, और एक्चुएट, ड्राइव, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। प्रेरित करना या गति देने को कहा जाएगा एक्चुएट, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? डीमोबिलाइज, डीऑर्गेनाइज, डिसअरेंज, ये इसके एंटीनिम होंगे। डीमोबिलाइज क्या होता है? असंगठित, या फिर जो वियोजन है उससे कहा जाएगा डीमोबिलाइज। एग्जाम्पल होगा इसका मोबिलाइज्ड पब्लिक आउटरेज अगेंस्ट द न्यू लॉ, जो संगठित पब्लिक थी उन्होंने जो न्यू लॉ है उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाई या विरोध किया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बोन होमी, इसका मतलब होता है खुश मिजाजी या हैप्पीनेस को कहा जाएगा बोन होमी, या जो मिलनसारिता है, अफेबिलिटी है, ठीक है, उससे कहा जाएगा बोन होमी। सिनोनिम क्या होंगे इसके? कन्वाइवियलिटी, अफेबिलिटी, जीनियलिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ही क्या होता है? मिलनसारिता। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे कॉर्डियलिटी होगा, ये भी क्या होता है? मिलनसारिता होती है। कंजेनियलिटी होगा, ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। और क्या था? जीनियलिटी हो गया। गेटी होता है जो बहुत ज़्यादा खुश है। एक्जुम्बरेंस, ये भी इसका एक सिनोनिम है, जो काफ़ी हर्षित है, खुश है।
तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एमिएबिलिटी हो गया, ठीक है, तो हो गया। एंटीनिम क्या होगा इसका? अनफ्रेंडलीनेस, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, ये इसके एंटीनिम होंगे। मतलब हॉस्टिलिटी क्या होता है? जो आपका किसी के प्रति द्वेष भावना होती है, ठीक है। एनिमिटी भी क्या होता है? शत्रु को कहा जाएगा या दुश्मनी को कहा जाएगा, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, दे वर रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ बोनहोमी, वो जो है निश्चिंत थे और सौहार्द से भरे हुए थे या काफ़ी खुश थे, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज की पहली ईडियम है रैक हैवोक। इसका मतलब हो जाएगा टू कॉज ग्रेट डैमेज, मतलब तबाही को कहा जाएगा रैक हैवोक, या फिर जो तहस नहस है उसे कहा जाता है रैक हैवोक। जैसे एग्जाम्पल है, बॉम्बार्डिंग रैक्ड हैवोक द सिटी, जो बॉम्बार्डिंग है उसने शहर को तहस नहस कर दिया या नष्ट कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। अगली जो ईडियम है वो है राउंड द बैंड। इसका मतलब होता है क्रेजी, इंसेन या बोर्ड, ये तीनों ही सेंस देता है राउंड द बैंड। कोई बोर हो रहा है, ठीक है, बैठे बैठे, या कोई बहुत ज़्यादा पागल टाइप का हो रहा है, क्रेजी हो रहा है, इस टाइप का सेंस देता है राउंड द बैंड। जैसे एग्जाम्पल है, स्टेइंग एट होम ऑल डे वॉज ड्राइविंग हर अराउंड द बैंड, उसका घर पर अकेला रहना, ठीक है, पूरे दिन भर उसने जो है उसे बोर कर दिया या फिर उसे क्रेजी कर दिया, ठीक है, तो या इंसेन कर दिया, तो ये सेंस देगा राउंड द बैंड। अगली जो फ्रेज है वो है लॉक हॉर्न्स। इसका मतलब होता है इंगेज इन कन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई में शामिल होने को कहा जाएगा या उलझने को कहा जाता है लॉक हॉर्न्स। जैसे एग्जाम्पल है, द मेयर एंड हर डिप्यूटी लॉक्ड हॉर्न्स ओवर प्लान्स फॉर द न्यू रोड, न्यू रोड को लेकर जो मेयर है और जो उसका डेप्यूटी है वो आपस में उलझ पड़े, ठीक है, तो ये होगा। अगली जो ईडियम है वो है स्केयर द पैंट्स ऑफ। इसका मतलब होता है टू फ्राइटन समवन वेरी बैडली, किसी को बहुत ज़्यादा डरा देने को कहा जाएगा स्केयर द पैंट्स ऑफ। जैसे बॉम्बिंग स्केयर द पैंट्स ऑफ मैनी सिटीजन्स ऑफ द सिटी, जो बॉम्बिंग है उसने बहुत सारे जो सिटीजन हैं सिटी के उनको डरा दिया, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज का रूट वर्ड है कल्प। इसका मतलब होता है ब्लेम या किसी को दोष देने को कहा जाएगा कल्प। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे कल्पेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्लेम वर्थी या गिल्टी या लाइबल, ये इसके सिनोनिम है। मतलब जो दोषी है, निंदनीय है, जिसको आप निंदा कर सकते हो जो, ठीक है, कल्पेबल, तो ये होगा। कल्प्रीट क्या होगा? ये एक नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा जिसने वो अपराध किया है, ऑफेंडर है, फेलनी है, ये अपराधी को कहा जाता है कल्प्रीट, तो ये होगा। इनकल्पेट ये क्या होता है? जो एक्यूज है, ब्लेम ऑफ है, दोषी ठहराने को कहा जाएगा इनकल्पेट, ठीक है, जिसको आप दोषी ठहरा रहे हो, ये होता है इनकल्पेट। वैसे क्या है? एक वर्ब है, ध्यान देना। और एक्सकल्पेट ये क्या होता है? विंडिकेट, एक्जोनरेट, जो निर्दोष ठहरा दिया गया है, जिसे छोड़ दिया गया है, वो होता है एक्सकल्पेट, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज अब देखते हैं हम ग्रामर सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज है रूल नंबर 14। तो रूल नंबर 14 क्या है? ये है सब्जेक्ट और वर्ब पर, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार लगाकर मार्क कर सकते हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से ही पूछे जाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इंश्योर दैट द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ना कि जो उसका क्वालिफायर होता है उसके अकॉर्डिंग। अक्सर जो कन्फ्यूजन होती है वो उसके क्वालिफायर में होती है, ठीक है। बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं वो जो उसका क्वालिफायर होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लेके आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है ना। अब क्वालिफायर क्या है? क्वालिफायर वो है जो मेन सब्जेक्ट है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, द बॉक्स ऑफ नेस्लेज चॉकलेट्स, ई जाएगा या आर आएगा मिसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेस्लेज चॉकलेट है ये क्या है? क्वालिफायर। यहाँ पे क्यों है क्वालिफायर? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसकी? बॉक्स की। जो बॉक्स है वो किस चीज़ से भरा हुआ है? नेस्लेज के चॉकलेट से भरा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? मिस है। तो यहाँ पे ये मिस है, कौन सा? बॉक्स मिक्स है। कौन से बॉक्स? जो नेस्लेज के चॉकलेट से भरे हुए थे, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये क्वालिफायर है। तो जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। और अगर आपको पता ना लग रहा हो कि कौन सा मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऑफ वाली। ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने साथ एक मेन सब्जेक्ट जरूर लेता है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट जरूर लेता हो, तो उससे पहले क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा,
ऑफ से पहले कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे प्री ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, उससे पहले एक सब्जेक्ट है, तो हमने उसको माना मेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो ऑफ है, नेस्ले चॉकलेट, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसकी, बॉक्स की। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज आएगा या आर आएगा ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, मेन सब्जेक्ट देखना है, आपको तुरंत ढूंढना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑफ द रूम्स, जो डेकोरेशन है किसका, रूम का, किसका डेकोरेशन, रूम का। तो ये जो रूम है ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मेन सब्जेक्ट कौन सा है, डेकोरेशन की बात हो रही है, तो डेकोरेशन कैसा था, ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। डेकोरेशन कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे डेकोरेशन क्या है, इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या था, ऑफ से पहले भी कोई ना कोई आता है, मेन सब्जेक्ट आएगा, उससे पहले एक नाउन आता है, ऑफ से प्रीपोजिशन से पहले। तो यहाँ पे उससे पहले एक नाउन आ गया है, वो क्या है, मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द डेकोरेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किससे होता है, वर्ब से होता है। एक चीज़ पे ध्यान देना, जितनी वर्ब होंगी उतने सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वर्ब, सबसे पहले वर्ब देख लो, क्योंकि उसको ढूंढना बड़ा ईजी होता है। तो आप सबसे पहले वर्ब देख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि इसका अब सब्जेक्ट कौन सा होगा, ठीक है ना। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि जो ये फ्रॉम है ये तो हो नहीं सकता सब्जेक्ट, क्योंकि फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, तो कभी भी सब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये तो गया। उसके बाद क्या आता है, माई होटल, तो प्रीपोजिशन के साथ क्या आता है, लास्ट में भी उसके पीछे ऑब्जेक्ट जरूर आता है उसका, ठीक है ना। तो ये जो माई होटल है ये नाउन है, पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, प्रीपोजिशन का। तो यहाँ तक तो गया। अब आगे का सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सा वर्ब देखा, कुड सी देख लिया हमने, ठीक है ना, कुड देख लिया, ये क्या है, एक वर्ब है। दूसरा वर्ब आगे देखो, आगे वर है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है ना, अच्छे से आपने देख लिया कि दो सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब मेन सब्जेक्ट कौन सा होगा, आपको ये ध्यान देना। अब हम सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, इससे आगे, आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट क्या आ गया, एक कंजक्शन आ गया। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मैं क्या है, एक फ्लॉक देख सकता था, किसके, बर्ड्स के। तो ये बर्ड्स क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी उसने, किसकी, अ फ्लॉक की। और अ फ्लॉक क्या है, उसके बाद वर्ब आ रखी है, वर। तो यहाँ पे अ के साथ क्या आना चाहिए, अ फ्लॉक नहीं आना चाहिए, इसके साथ क्या आना चाहिए, वह जाना चाहिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमको मिल गया, यही है। आई कुड सी, मैं देख सकता था, ठीक है ना। आगे कंजक्शन लग गया दैट। अब इसका तो काम तो हो गया यहीं पे ख़त्म, क्योंकि कंजक्शन लग गया है, आपको पता है कंजक्शन से पहले अलग होगा, कंजक्शन क्या है, दूसरी दो फ्रेजेस को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये पहली वाली फ्रेज तो हो गई ख़त्म। अब दूसरी वाली फ्रेज स्टार्ट हो गई दैट के बाद की, अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब मेन सब्जेक्ट यहाँ पे ये बन रहा है, अब फ्लॉक। उसके बाद ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, यहाँ से भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है ना, कि उससे पहले क्या आएगा, कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन होगा, वो नाउन क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद आपने देखा अब फ्लॉक क्या है, एक क्या है, सिंगुलर वर्ब को डिनोट करता है, ठीक है ना। बर्ड्स क्या है, प्लुरल है, लेकिन बर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, क्योंकि ये क्या है, जो बर्ड्स है ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये क्वालिफायर है यहाँ पे, बर्ड्स, ठीक है। और वहाँ पे वर की जगह क्या आएगा, फिर वह जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एरर मिल गई होगी। एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैज सोर्ड अप टू ₹65 to ₹70 पर केजी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोमेटोज के जो प्राइसेस हैं वो 65 तक बढ़ चुके हैं, ठीक है, कंट्री में। अब यहाँ पे क्या है, आपको फिर से ढूंढना है। यहाँ पे देख लिया आपने, द प्राइसेस ऑफ लग गया है, प्रीपोजिशन लग गई है, तो डेफिनेटली मेन सब्जेक्ट तो ये होने वाला है, ठीक है ना। टोमेटोज हैज सोर्ड अप, तो जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं, और जो टोमेटोज है ये क्या है, क्वालिफायर है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किस चीज़ की, प्राइसेस की। किसके प्राइसेस बढ़े हैं, टोमेटोज के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्राइसेस क्या है, प्लुरल वर्ब को दिखा रहा है, तो हैज की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैव आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एरर मिल गई होगी। अब गाइस कुछ जो प्रीपोजिशंस हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है ना।
इनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज जो कंजक्शन है इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। तो पहले आप प्रीपोजिशन देख लो। सबसे पहले क्या आता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग आता है प्रीपोजिशन। जैसे अंडर हो गया, ओवर हो गया, एबव आ गया, बिलो, बिटवीन, इन, आउट, ऑन, एट, बाय, एक प्रीपोजिशन तो ये हो गई लोकेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या आता है, किसी के साथ जो रिलेशन होता है, जैसे फॉर, बाय, फ्रॉम, ऑफ, एज, विद, अबाउट, ये भी क्या होता है रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशंस होती हैं। फिर क्या आता है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो मूवमेंट होता है, टू, इनटू, टूवर्ड्स, थ्रो, एक्रॉस, अप, डाउन, ये क्या है मूवमेंट के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशंस हैं। इनको ध्यान दो, एक बार देखो आपको माइंड में, आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब फिर क्या है, कुछ टाइम के अकॉर्डिंग आती है, जैसे मंथ हो गया, इन आ गया, डे के लिए क्या आता है, ऑन आता है, वैसे टाइम के लिए क्या आता है, एट आता है, वैसे ही बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, सिंस, अनटिल, ये भी क्या है प्रीपोजिशंस हैं। अब आपने ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये अच्छे से देख ली, ठीक है। अब कंजक्शन बताता हूँ मैं आपको, जो आपको लर्न रखना है। एक फॉर्मूला है फैन बोयास, ठीक है, ये क्या है कंजक्शन है, तो इनमें कन्फ्यूज मत होना। जैसे फोर हो गया, एंड हो गया, फैन मतलब फोर, कोई रीजन को दिखाता है, एंड हो गया जो किन चीज़ों को दो जोड़ता है, एन नॉर हो गया, बी मतलब बट है, ओ और है, वाई यट है, एस सो है, ये क्या है कंजक्शन है। तो इस फॉर्मूले को भी आप लर्न कर लो एक बार अच्छे से देख लो, एक बार देख के ही आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हैं ये, ठीक है, और बहुत काम आते हैं ग्रामर में, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब गाइस सेंटेंस है, एनी एंड हर ब्रदर्स इज और आर एट स्कूल। दूसरा है, अरुण टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट्स और ग्रीट द गेस्ट ऑफ द पार्टी। अरुण अपनी वाइफ के साथ मिलकर मेहमानों का स्वागत करते हैं, ठीक है। तो ये है, तो गाइज ये वाले जो सेंटेंस है ये आपको करने हैं और ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। उससे जो है मुझे भी सपोर्ट मिलता है, मेरे चैनल को भी ग्रो मिलेगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो ये आप ज़रूर लिखा करो, ठीक है। अगर ईजी भी है तो भी लिखो और टफ है फिर तो ज़रूर लिखो, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।